नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सबको हैरान करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल के अचानक ढह जाने की। आज हम इस हादसे के हर एक पहलू, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी और इससे जुड़े उन गंभीर सवालों को समझेंगे जो आज हर कोई पूछ रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 33। जी हां, 33 फीट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये विक्रमशिला पुल के उस ठोस कंक्रीट स्पैन की लंबाई है जो रातों रात गायब हो गया और सीधे गंगा नदी में जा गिरा। मतलब आप खुद सोचिए, एक चलते फिरते विशाल पुल का इतना बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर पानी में समा जाना, ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी विफलता है। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। 3 मई की तारीख थी, रात के करीब 1:45 बज रहे थे। जब आसपास सब बिल्कुल शांत था, तभी पिलर नंबर 133 और 134 के बीच का ये 33 फीट का हिस्सा अचानक टूट गया। सच कहूं तो ये बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि आधी रात का वक्त था, इसलिए उस समय वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। चमत्कारी कहेंगे इसे कि इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पुल इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का कोई आम ढांचा नहीं था। ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन था। ये वो पुल है जो भागलपुर को सीधे नवगछिया और आगे सिलीगुड़ी तक जोड़ता है। एक तरह से ये पूरे रीजन की मेन आर्टरी है जिससे हर दिन अनगिनत गाड़ियां गुजरती हैं। अब इसके कटने का सीधा सा मतलब क्या हुआ? अचानक से पूरे इलाके का ट्रैफिक ठप हो गया, जिससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत और बहुत भयानक उथल-पुथल मच गई। चलिए अब देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो अचानक हवा में हो गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 21 मार्च को इस पुल का एक इंस्पेक्शन हुआ था। फिर 3 मई की रात 12:45 पर पुल का हिस्सा गिरता है और इसका असर इतना तगड़ा था कि 4 मई की सुबह 3 बजे तक इस रूट से जुड़े बेहद अहम टेलीकॉम सर्किट्स भी डाउन हो गए। मतलब सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी तक पर असर पड़ा। अब इस पूरी कहानी में ये 21 मार्च वाली तारीख समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले से कोई वार्निंग साइन था? थोड़ा पीछे चलते हैं। हादसे से करीब 1.5 महीने पहले पिलर्स के निचले हिस्से में जो प्रोटेक्टिव जैकेट या फॉल्स वॉल होती है ना, उसको लेकर कुछ शिकायतें आई थी। ये जैकेट असल में पिलर को जहाजों की टक्कर से बचाने के लिए लगाई जाती है। तो हुआ यह था कि इस हिस्से में कुछ डैमेज देखा गया था जो जाहिर तौर पर चिंता का विषय बन गया था। अब जब ये शिकायत मिली तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन भी लिया। एक हाई लेवल इंजीनियरिंग और एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर भेजी गई। उन्होंने उन पिलर जैकेट्स की बारीकी से जांच की और उनका निष्कर्ष क्या था? टीम ने कहा कि जैकेट में जो डैमेज है उससे पुल के मेन स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं है और इसी आधार पर उन्होंने आगे के इस्तेमाल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी जारी कर दिया। अधिकारियों ने इसे आम लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिया था। अब देखिए, यहां से कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि भाई ये तो एक स्पॉन्टेनियस या अचानक हुआ हादसा था और इसका 21 मार्च वाली घटना से कोई सीधा लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक कोई पूर्व चेतावनी थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जनता जो कह रही है वो बिल्कुल अलग है। लोगों का सीधा आरोप है कि चेतावनियों को इग्नोर किया गया। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने पहले ही स्लैब में हल्का सा धंसाव देखा था। उनका सीधा आरोप है कि जो सेफ्टी क्लियरेंस दी गई वो सवालों के घेरे में है। साफ है कि यहां दोनों पक्षों के बीच भरोसे की एक बहुत बड़ी खाई है। और यहीं से निकल कर आता है वो सबसे अहम सवाल जो शायद आपके और मेरे, हम सबके मन में उठेगा। हमारी जान की क्या कीमत है? ये सवाल एक ऐसे आम नागरिक ने उठाया है जो हमेशा उस पुल से आता जाता था। बस एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आपको पता चले कि जिस पुल पर आप बिना किसी डर के रोज सफर कर रहे थे, जिसे एकदम सेफ बताया गया था, वो असल में गिरने वाला था। जनता में इस बात को लेकर एक भारी गुस्सा और निराशा है कि लोग अनजाने में ही सही लेकिन एक संभावित जानलेवा ढांचे पर सफर कर रहे थे। और इसी डर और निराशा से ये गंभीर आरोप जन्म लेते हैं। हादसे के बाद से ही जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप। आम नागरिक हों या मीडिया रिपोर्ट्स, हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि इतने अहम ढांचे का सही तरीके से मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया। लोगों को लगता है कि इस जीरो मेंटेनेंस के पीछे एक बहुत बड़ी अनदेखी है। ये अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जहां सीधे तौर पर सिस्टम की जवाबदेही पर उंगली उठाई जा रही है।
लेकिन इस पूरे विश्लेषण में हमें प्रशासन का पक्ष भी सुनना होगा। जनता के इस भारी गुस्से के बीच अधिकारियों ने अपना तकनीकी पहलू भी सामने रखा है। एक अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि देखिए, स्ट्रक्चर में गिरावट बहुत धीरे धीरे होती है। ये अचानक नहीं होता कि आज 8 बजे कुछ गिरना है तो हम 7:30 बजे उसे रोक दें। प्रशासन किसी भी तरह की मानवीय भूल से साफ इनकार कर रहा है। उनका तकनीकी तर्क यह है कि ढांचे का घिसना या कमजोर होना एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसे सिर्फ ऊपर से देखकर तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। खैर, कारणों की जांच तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जरा सोचिए कि इसका ग्राउंड पर तुरंत असर क्या हुआ। सबसे पहले तो पुल पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। जैसा हमने पहले बात की, जरूरी टेलीकॉम सर्किट ठप हो गए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो स्थानीय लोग, दिहाड़ी मजदूर, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र और रोजमर्रा के यात्री, जो अब अपनी जान जोखिम में डालकर नावों के सहारे गंगा नदी पार करने को मजबूर हैं। इससे वहां की लोकल इकोनॉमी को एक बहुत बहुत तगड़ा झटका लगा है। और ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जब ऐसी क्राइसिस आती हैं तो प्रशासन किस तरह तुरंत एक्शन मोड में आता है। इस लॉजिस्टिक नाइटमेयर से निपटने के लिए प्रशासन ने तुरंत एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल लागू किया। ट्रैफिक को चालू रखने के लिए फटाफट सरकारी नावें तैनात कर दी गईं। प्राइवेट नाव वालों की मनमानी ना चले, इसके लिए उनके रेट फिक्स कर दिए गए। और तो और, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पीने का पानी, टॉयलेट और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब पूरी कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? लाइफलाइन तो टूट गई, अब उसका पुनर्निर्माण कैसे होगा? अब हमारी पूरी कहानी का फोकस फ्यूचर की तरफ है। देखिए, ये सिर्फ एक टूटे हुए हिस्से में कंक्रीट भरने की बात नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की बात है। और इसके लिए एक बहुत ही बड़े लेवल के इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इस भारी भरकम काम के लिए देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को मैदान में उतारा गया है। सीधे BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और IIT की तकनीकी टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी ने यह जांचना शुरू भी कर दिया है कि आखिर इस स्ट्रक्चर में दिक्कत कहां आई। और सबसे अहम बात, सरकार ने एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट सेट किया है। उनका लक्ष्य है कि लगभग 1.5 से 3 महीने के भीतर इस पुल की पूरी मरम्मत करके इसे दोबारा ट्रैफिक के लिए चालू कर दिया जाए। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है कि जब इतना अहम बुनियादी ढांचा फेल होता है तो अनदेखे मेंटेनेंस की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? क्या यह सिर्फ कोई तकनीकी विफलता है, या फिर उन लाखों आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो हर दिन इन रास्तों पर भरोसा करके निकलते हैं? ये घटना बुनियादी ढांचे की सेफ्टी और सिस्टम की जवाबदेही पर एक बहुत लंबी बहस खड़ी कर देती है। आज हमारे साथ इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।